Hi friends, as promised we are here again to give you a detailed videos on all three streams. Yes, we would be talking about arts, commerce and science all together in detail along with their entrance exams, colleges and different options of careers that are available there. So even if you have opted for any career or any subject, I would recommend you to look and check this video till the end so that you can have a detailed understanding of all the options that are there. Career in humanities. So basically, if we talk about humanities, which is arts also, it's commonly known as arts, humanities or arts. We would be talking about those careers, how it is emerging, how they are changing, trends in arts. जो आर्ट्स जो हमेशा से एक बोल सकते हैं कि गया हुआ या फिर लास्ट ऑप्शन माना जाता है सभी का, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या बच्चे खुद हो. तो किस तरह से आई एम श्योर कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर session you will get a really good idea about how can you work as a person if you are really interested in getting humanities. So it is not always about getting into science or a commerce field, but yes, humanities can also give you a lot of options, lot of career opportunities and a lot of varieties where you can join different agencies, companies, and how can you work on that. Arts या ह्यूमैनिटीज क्या है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, एकेडमिक study of all the aspects of human society, human culture. It's a study of human experiences to understand our world in a better way, to not only world, to ourselves also in a better way. So humanity की जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं या ग्रेजुएट्स होते हैं, वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो बता सकते हैं कि सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी या सोसाइटी में क्या हो रहा है, या फिर इस वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एंड हाउ these human beings will behave in a particular scenario or a particular event. So this is all about humanities in a very, very raw language. So talking about careers in humanities, we would be talking about psychology, very trending career nowadays, sociology, anthropology, history and allied, geography and allied, then political science and allied careers, economics and allied careers, fine arts, visual arts and performing arts, एंड देन लैंग्वेजेस. ये जो भी हम करियर्स की बात करने जा रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें एक आर्ट्स कॉलेज में जब हम लोग अंडर ग्रेड लेवल पे जाते हैं या फिर 11th 12th में भी जब जाते हैं, तो हमें इन सब के बारे में पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं ताकि हम इनमें आगे सोच सकें. काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि किस तरह से ह्यूमैनिटीज में भी हम करियर बना सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ हाउ कैन वी मेक आवर करियर इन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहली चीज तो साइकोलॉजी एज वी ऑल नो कॉमन नहीं था, बट अब साइकोलॉजी subject and psychology word itself is very common and very popular among all the youngsters also nowadays. तो साइकोलॉजी इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर ह्यूमन बीइंग ब्रेन, कि हम कैसे बिहेव करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है. अगर किसी को मेंटल इशू हो रहे हैं, मेंटल इशू का मतलब ये नहीं है कि वो पागल है. ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि साइकोलॉजी का मतलब पागलों का डॉक्टर या फिर पागलों को ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर. नहीं, किसी भी तरह का जो बिहेवियर होता है, जो कि एक आइडियल बिहेवियर से चेंज होता है. हम देखते हैं बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, ओल्ड एज हो, सभी को कहीं ना कहीं हो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकता है, भले वो एक छोटा सा 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो. तो साइकोलॉजी उनके बिहेवियर जो चेंज होते हैं, क्रैंकी नेचर होते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने होते हैं, ये सारी चीजों को स्टडी करता है और उनके ऊपर किस तरह की थेरेपीज यूज करके उन्हें नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल सोसाइटी में जो चलता है उनके लिए बेस्ट, उनको फिट करने के लिए जो भी थ्योरी लगती है, जो भी थेरेपीज लगती हैं, वो सारी थेरेपीज साइकोलॉजी स्टूडेंट सीखता है और उन्हें इम्प्लीमेंट करता है अपने पेशेंट्स पे बोल सकते हो या फिर अपने मेंटीज पे बोल सकते हो. सो टू बिगिन विथ साइकोलॉजी में हम किस तरह के करियर बना सकते हैं. सबसे पहले तो साइकोलॉजी की 2 डिग्रीज अवेलेबल हैं. एक है साइंस, अगर आपने लिया है तो बीएससी साइकोलॉजी यू कैन ऑप्ट फॉर, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर बीए
इन साइकोलॉजी, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। इन दोनों में ज्यादा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों के सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों में है वो ये है कि जो साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी साइकोलॉजी लिया है, दे वुड बी मोर इनटू रिसर्च वर्क ऑन how can you develop these theories and can do more better work as far as theories are concerned। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेजरली उनका पढ़ाई में ये डिफरेंस होता है कि दे आर मोर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होता है, या फिर उन्हें कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है लोगों के ऊपर। यही मेजर डिफरेंस है बीएससी और बीए में, बाकी सारे मोस्टली सब्जेक्ट सेम है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो हमको मिलता है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी होते हैं, स्पेशल चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, ओल्ड एज साइकोलॉजी होती है, मिड एज साइकोलॉजी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू कैन फर्दर सुपर स्पेशलाइज इन दोज एरियाज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑल्सो, एंड यू कैन डू योर ओन प्रैक्टिस। साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हमें डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में होती है, पेशेंट्स के लिए होती है, सभी के लिए होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जहाँ पे मेडिसिन उनको फिजिकली फिट कर देती हैं लेकिन साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर देती है। वहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस समझ में आती है। दे गिव देम थेरेपीज एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड कि कैसे उससे बाहर आना है। सेकेंड इज करियर एंड गाइडेंस काउंसलर्स। जैसे मैं आज बैठी हूँ आपके सामने, वी कैन गो अहेड एंड मेक करियर्स इन दैट ऑल्सो, जो कि गाइड करता है आपको, अंडरस्टैंड करता है कि क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपके interests है, and they also have very good knowledge about all types of careers, how can you act in that particular career, किस तरह से हम लोग दो careers को या फिर दो interest को mingle करके एक better option आपके सामने present कर सकते हैं ना। how can you actually find a better fit for yourself as a student, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बच्चे जो हैं भले वो पढ़ लेते हैं, मैं सभी को ये बात बोलती हूँ, आज आपको भी बोलती हूँ कि पढ़ाई हमें तो 11th के बाद में अगर हम काउंट करें तो पढ़ाई हमें 10 इयर्स के लिए करनी है, चाहे हम जो भी कर ले। हो सकता है फोर्स में हम कर भी ले, ब्रिलियंट बच्चा होगा तो वो स्कोर भी कर ले, बट वी हैव टू यूज दो स्टडीज फॉर अनदर 40-50 इयर्स इन आवर लाइफ। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसे सेकेंड ऑप्शन में रखना चाहिए एज अ प्लान बी, एंड कीप योर इंटरेस्ट एंड योर हॉबीज एट first priority, always try to get them। third is an industrial organizational psychology, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी साइकोलॉजी समझते हैं, वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको कैसे बिहेवियर ठीक करना है। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू बिग कंपनीज या कॉर्पोरेट्स या छोटी मोटी कंपनीज में भी एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे ये साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं कंपनीज को, ताकि उनके लेबर्स, उनके एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म बेटर। सो दैट इज एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हु कैन वर्क देयर। देन कम्स द फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं? बेसिकली दे असिस्ट लॉयर्स, जज या जो भी ये लीगल डिपार्टमेंट्स है वहां पे। ये अगर आपने देखा होगा तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बेसिकली काम कर रहा होता है सीआईडी जैसी जगहों पे। हम थैंक्स टू सीआईडी अगेन कि उन्होंने हमें बहुत इजीली हेल्प किया है समझने में कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या है। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जिस तरह से रिसर्च कर रहा होता है कि उनके डीएनए में क्या है, उनका खून कब हुआ, उनके बाल कैसे, वैसे ही फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है लॉयर्स को, जज को ये समझने में कि जब ये क्राइम हो रहा था तो उसके पीछे जिसने क्राइम किया है या जो भी कल्प्रिट है उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या वो मेंटल किसी इशू से गुजर रहा है या उसने ये नॉर्मल इन्फ्लुएंस में किया है, किस तरह से किया है, सो दैट दे कैन टेक अ फेयर डिसीजन अबाउट इट। तुमने कई बार देखा होगा कि कई लोग इसीलिए छूट जाते हैं बिकॉज दे आर प्रूव दैट दे आर साइकोलॉजिकली नॉट फिट। दैट इज वेयर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वर्क्स एंड हेल्प्स। ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। देन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अगर हम देखें तो हियर इज अ क्लब ऑफ आर कॉमर्स एंड साइकोलॉजी। यहाँ पे मार्केटिंग के जो ट्रेंड्स हैं, किस तरह से अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसका कलर से लेके, उसके फॉन्ट से लेके,
उसके टेस्ट से लेके सारी चीजें साइकोलॉजिकली रिलेटेड है। हम एज अ कंज्यूमर, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम क्यों बाय करते हैं कोई चीज? एक ऐसी चीज जो हमें नहीं खरीदनी है, या तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है या उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो ये सारी चीजें जो भी डिफाइन करता है, ये मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके किया जाता है। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज अ color psychology, there is a font psychology, there are so many things which can be done under psychology. तो अगर आपको इसमें भी कहीं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में भी कहीं अपना करियर बनाना है, you can still think of psychology because marketing and consumer behavior plays a very important role. Then comes the sports psychologist. Now question is कि स्पोर्ट्स को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत क्या है? वो तो पागल नहीं है। तो मैंने जैसे आपको कहा है कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं होती है जिनके मेंटल इश्यूज हैं, उन लोगों को भी जरूरत होती है जिनके अंदर टेम्पररी फेस के अंदर कोई भी इमोशनल इम्बैलेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेयर है वो कंटिन्यूअसली कोई प्रेशर में खेल रहा है, हार रहा है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर आए, बेटर परफॉर्म करे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो समझे कि उसके साथ क्या इश्यू हो रहा है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एकेडमी में हो सकता है। तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी पॉपुलर करियर जो आजकल ट्रेंडिंग करियर्स में है, विच इज अनएक्सप्लोर्ड आज भी, जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है स्पोर्ट्स पर्सन को टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस एंड टू गिव बेटर रिजल्ट्स। ऑलराइट, सो जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन खाली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ही कैन बी प्लेइंग एट एनी अदर स्टेट लेवल एज वेल. So sports psychologist is also a very important factor. So these are the basic things I'm telling you. There are many more things which can be done. तो psychiatrist में और psychologist में क्या difference है? Psychiatrist जो होता है वो MBBS डॉक्टर होता है, जो प्रॉपर मेडिकल पढ़ के नीट दे के MBBS की डिग्री लेके देन ही चूजेज ए स्पेशलाइजेशन एज अ साइकेट्रिस्ट। और उसके अंदर ये डिफरेंस है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, दे कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन, दे कैन ट्रीट यू एज अ पेशेंट। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करता है, ऑल्दो उसे एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग होती है कि साइकेट्रिस्ट ने जो दवाइयां दी है उसका क्या इफेक्ट होगा, लेकिन किसी भी दवाई मेडिसिन को देने के लिए ही इज नॉट द राइट अथॉरिटी। सो यही मेजर डिफरेंस है साइकेट्रिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में। नेक्स्ट कम सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। नाउ व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी, जिस तरह से वो वर्ड खुद बता रहा है कि इट इज रिलेटेड टू सोशल थिंग्स। सोशल मतलब जहाँ दूसरे लोगों से मिलना जुलना करना बेसिकली होता है। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ different cultures, religions, genders, social relationships। तो इन सब की जो भी पढ़ाई होती है या इन सब की जो बिहेवियरल चीजें होती हैं, इनकी स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। एंड सोशल वर्क, एज वी ऑल नो कि सोशल वर्क इज अ जहाँ पे हम लोग वी डोंट वांट टू अर्न मनी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि सोशियोलॉजी जो लोग करते हैं वो लोग कमाते नहीं है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी कमाई नहीं होती है। उनके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि उनका इंटेंशन होना चाहिए दूसरों को हेल्प करने का, जबकि वो लोग भी कमा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सोशियोलॉजी करने के लिए सबसे पहले तो आप कर सकते हो BA इन सोशियोलॉजी या फिर BA इन सोशल वर्क, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड टेक MA ऑल्सो एज अ मास्टर्स डिग्री इन द सेम सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। सो सोशल चेंज, अगर आपको किसी भी तरह का सोशल चेंज लाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग बहुत सारी चीजों पे बात नहीं करते थे, मैं गर्ल्स एंड बॉयज की इक्वालिटी पे भी बात नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ सालों पहले ये ट्रेंड आया कि मेन आर वुमेन आर इक्वल, दे हैव इक्वल राइट्स, दे हैव एवरीथिंग। तो ये जो सोशल चेंज आ रहे हैं उनके ऊपर जो काम कर रही होती है टीम, गवर्नमेंट के लेवल पे भी और प्राइवेट NGO के लेवल पे भी, ये सारी जो लोग होते हैं जो सोशियोलॉजी करते हैं वो लोग इधर काम करते हैं टू मेक दैट डिफरेंस इन द सोसाइटी। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कल्चर्स हैं जो पुराने जमाने के होते थे और हम लोग उन्हें नहीं मानते थे। कई लोगों को उसके ऊपर से चेंज कैसे करना है, तो ऑल दिस थीम्स ऑफ सोशल वर्क जो होते हैं, ये लोग उसको चेंज करने में उधर जाके हेल्प करते हैं। देन कम्स ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। हमने बहुत बार देखा है न्यूज में, जब भी कोई कोई कांड होता है तो
ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं या फिर सोशल एनजीओज आ जाते हैं। तो ये जो फाइट कर रहे होते हैं जस्टिस के लिए, कई ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर सोशली जिनको जस्टिस चाहिए लेकिन उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो उस केस को लड़े या उनसे समझे, तो ये ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो होता है या फिर ह्यूमन राइट्स का जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये हेल्प करता है उन्हें समझने में और उनके प्रॉब्लम्स को न सिर्फ लॉ की नजर में बल्कि बाकी सारी जगह पे भी पुट करने के लिए और उनको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड इज थियोलॉजी। Theology is a study and research about gods, basically. Not only about gods, but their teachings, their writings, their Vedas, Bibles, जो जितने भी भगवान है हमारे यहाँ किसी भी रिलीजन के, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चारों जो मेजर रिलीजन्स हैं या इसके अलावा भी जो छोटे मोटे रिलीजन्स हैं, उन सब के जो भगवान हैं या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, राइटिंग्स हैं, उन सब के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या बोला है, किस तरह बोला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है, वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। इन सब चीजों की पढ़ाई जो करते हैं, देज आर थियोलॉजी पीपल। ऑलराइट, नेक्स्ट कम इज रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो रूरल एंड अर्बन मतलब कि जो छोटे गांव में और उससे भी एक होती है हमारे होते हैं मेट्रो सिटीज। अब मेट्रो सिटीज के बाद में होती है बी सिटीज, सी सिटीज, जिनको हम बोलते हैं जो छोटे गांव हैं या छोटे शहर भी हैं। वहां का जो डेवलपमेंट देखते हैं, वहां की जो मेंटालिटी देखते हैं, अगर आप देखोगे तो जो सोच एक मेट्रो स्टूडेंट की होगी वो हो सकता है किसी गांव के बच्चे की नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उतना एक्सपोजर नहीं मिला होता है। तो जो लोग इन सब एक्सपोजर्स पे काम करते हैं रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंदर एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट पीपल, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं अंडर सोशियोलॉजी। अगर इसका छोटा सा एग्जांपल देखिए तो एज वी आर आल्सो कनेक्टिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज आल्सो, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप करियर चूज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन plays an important role in the urban and rural development. So that is also there. So I hope you understand this. Research and advisory. Now sociology और social work वाले जो लोग होते हैं, ये लोग रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। कैसे? जब भी किसी इनके पास में जो डेटा होता है कि किस तरह से कोई बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है, उसमें आपको एज एन एडवाइजरी अलग नेशनल लेवल्स पे, स्टेट लेवल्स पे यू कैन वर्क एज अ एडवाइजर, जहां आप बताओ कि यहाँ के कल्चर के लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो दिस कुड बी रेमेडीज। ऐसे जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं बेसिक या बड़े लेवल पे भी, ये सारी चीजें रिसर्च एंड एडवाइजरी डिपार्टमेंट कर रहा होता है। सो दैट इज ऑल्सो पब्लिक पॉलिसीज। नाउ सोशियोलॉजी और ये जो वर्कर्स हैं, ये दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक पॉलिसीज। कैसे? क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं या लॉज बनते हैं, उसमें ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे रिएक्शंस आएंगे, लोगों कैसे रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मोनिटाइजेशन हुआ, लोगों का गुस्सा था, कैसे रिएक्ट हुआ, कैसे कितनी स्टेबिलिटी होगी। तो ये सारी रिसर्च और सारी पढ़ाइयाँ ये सब पहले करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि कितना अफेक्ट हो सकता है ह्यूमन बीइंग को या फिर कंट्री को ऑल एज अ होल। तो इन सब चीजों के बारे में जो भी डिस्कशन होता है या जो भी चीजें होती हैं, रिसर्च वर्क होता है, वो सब ये लोग करते हैं। देन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अगेन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग इज रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि दे आर डीलिंग विद पीपल डायरेक्टली। जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हम सुनते हैं रेडियो पे या टीवी पे देखते हैं, everything is related to marketing. They know and understand the behavior of the human beings and the way it is designed. Any advertisement which is designed is in that way only. So this was about sociology and social work. Next come political sciences. So political science में अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिक्स को हम लोग हमेशा ही बोलते हैं यार मेरे को नेता नहीं बनना। तो नेता एक अकेला ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको ये पॉलिटिकल साइंस काम आता है, बल्कि पॉलिटिकल साइंसेज में बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में शायद आपने अभी तक सोचा नहीं होगा, बट आई एम श्योर इसके बाद आप जरूर सोचेंगे। पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स,
पॉलिटिकल पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज बनी हुई हैं, different policies, different political policies and other countries also, not only in India, not only your domestic country, but everywhere else also. तो जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो किस तरह से बिहेव करती है, उनकी स्टडी करना, उनकी आपने देखा होगा कि कितना इलेक्शंस के टाइम पे जो एनालिसिस होता है, डेटा होता है, ये जीतेगा वो जीतेगा, जाने कितना डेटा बाहर आ जाता है। तो ये सारी जो पढ़ाई है, ये जो सारा रिसर्च वर्क है, ये सब पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट करता है, सो दैट दे कैन हैव अ फेयर पिक्चर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसी या फिर पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब इसमें किस किस तरीके के करियर्स आप बना सकते हो। सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस करने के लिए आपको बीए पॉलिटिकल साइंस करना होगा, या फिर बीए इन पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ऑप्ट कर सकते हो। आइदर और, इट इज बोथ वेज, इट इज ओके। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी पॉलिसीज बनी हुई हैं, पब्लिक पॉलिसीज बनी हुई है, उनकी एनालिसिस करना, उनका डेटा देखना, उनके ऊपर काम करने वाले इंसान को पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट बोलते हैं, और उसी के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं, उनका एनालाइज करना, बिहेवियर चेक करना एंड ऑल दैट थिंग। क्योंकि ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, तो इसमें सब कुछ कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड ही है। ऑलराइट, देन पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल एड, कि किस तरह से आप जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज होती हैं, उनको हेल्प कर सकते हो ये समझने में कि वो क्या कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो भी नेता बन रहा होता है, उसे तो ये सारी चीजों की आइडिया नहीं है, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर करियर, या उन्हें उतना एनालिसिस नहीं होता है हर बार। तो ये सारी चीजें जो उनको हेल्प करती हैं समझने में, वो होता है जो कि उनके एड बनता है, पॉलिटिशियन का हेल्प करता है और उसके साथ में रहता है। Then comes a lobbyist. Lobbyist, in simple words, is a political lawyer. जो कि दे आर बेसिकली एडवोकेट्स ओनली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी का एक लॉयर होगा खुद का, दीज आर कॉल्ड लॉबिस्ट, जो कि उनको गवर्नमेंट के सामने कोई भी जो पॉलिसीज रखनी है, या फिर उनका कोई टेक रखना है, या कुछ कैंपेन्स करना है, उसके लिए कोई परमिशन चाहिए, या जो भी लीगल चीजें होती हैं, वो करने के लिए जो भी एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लॉबिस्ट। And these are actually political lawyers and they also influence political decisions of the particular party. So lobbyists play a very important role, क्योंकि ये lawyer है, as a law we can see that law is a neutral career, so it can be a good combination if you are doing BA in political science along with LLB, all right, in the same field. So this is about political lobbyist. Then comes diplomats. Now, who are diplomats? Basically, people who maintain and manage international relationships and tie-ups. These are called diplomats. They are actually bridge between the two countries. अगर हम देखें तो हर कंट्री का एक लॉबिस्ट होता है, या फिर हर कंट्री के लिए एक लॉबिस्ट होता है। इंडिया में, यूएस में अगर कुछ बात करनी है तो उसके लिए एक इंसान होगा, अगर कोई और कंट्री में बात करें तो उसके लिए एक इंसान होगा। तो ये लोग जो होते हैं, वहां के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके साथ बात करते हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, ताकि जब भी अगर यहाँ के प्रेसिडेंट को या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को वहां के प्राइम मिनिस्टर से कोई कम्युनिकेशन करना है, पॉलिटिकल इश्यूज पे कोई डिस्कशंस चाहिए, कोई अग्रीमेंट्स चाहिए, तो डिप्लोमेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट केस। All right, so I hope I'm clear on what actually the diplomat is. Diplomat कैसे बनना है ये मैं आपको और आगे बताऊंगी। All right, then policy analyst and scientist. So policy analysts are जो ये वो लोग होते हैं who study closely the poll campaigns, political analysis जो होती है वो सारे, या फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो डेटा होता है, वो सारी स्टडीज जो होती हैं, उसके ऊपर जो भी रिसर्च वर्क होता है, ये सब पॉलिसी एनालिस्ट का काम है, और वही लोग आउटकम बताते हैं या कंक्लूजन बताते हैं, एंड विच गिव्स which gives them a better result. So policy analyst and scientist also are very important role they play. And yes, of course, because it is an analyst role,
किसी भी तरह का एनालिसिस अगर है तो ऑब्वियसली वो डेटा ड्रिवन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो यू मस्ट कीप दैट इन माइंड कि एनालिसिस या कुछ भी रिसर्च वर्क से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो उसमें आपका एप्टीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कई जगह मैथ्स होता है, कई जगह एनालिसिस होता है, कई जगह डेटा स्क्रूटिनिटी होती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इफ इट्स एनालिस्ट यू हैव टू कंसिडर दैट। ठीक है, चाहे वो पॉलिसी एनालिस्ट हो, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हो या नॉर्मल साइंटिस्ट। अगर हम एक एग्जांपल दे तो जो प्रणब मुखर्जी हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो पॉलिसी एनालिस्ट थे। उनका जो क्वालिफिकेशन था दैट वाज पॉलिसी एनालिस्ट। तो अगर आप चाहें तो उनके बारे में जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है और क्या उसमें एग्जैक्टली होता है, और अगर आपको ढूंढना है। ऑलराइट, देन कम्स फॉरेन सर्विस ऑफिसर। ना फॉरेन सर्विस ऑफिसर एज वी ऑल नो कि जैसे आईपीएस ऑफिसर होता है, मैंने कल आपको बताया था कि जैसे आईपीएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, वैसे ही फॉरेन सर्विस ऑफिसर होता है जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इनके बारे में हम बहुत ही कॉमनली नहीं सुनते हैं, ये फैक्ट है। हम जितना कॉमनली आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर के बारे में सुनता है उतना ही कॉमनली फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के बारे में नहीं सुनते हैं। जबकि अगर आपको फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनना है तो यहाँ भी आपको पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर यूपीएससी एग्जाम, एंड देन यू हैव टू टेक अ ट्रेनिंग अंडर एलबीएस, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इफ यू क्वालिफाई दैट देन यू हैव टू टेक अ ट्रेनिंग इन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, another training, and then after you complete both these trainings you are posted in the Ministry of External Affairs. So this is the way जहाँ पे आप as a foreign service officer you can work. So this is also an unexplored area जहाँ पे you can work. All right, obviously it is not an easy job, obviously it is not, you know, it is not a cup, it is not a cake for everyone. तो यूपीएससी जहाँ पे आ गया आप समझ सकते हो कि उसकी डिफिकल्टी लेवल और उसका जो है वो कहाँ तक आया है। All right, so after BA of course you can do this, you can opt for BA in political science and then you can go ahead and do the foreign service officers ka training and everything. All right, so what does this foreign service officer do exactly? तो सबसे पहले तो foreign service officer he works in building म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिप्लोमैट्स। हमने देखा था कि डिप्लोमैट्स का काम है कि अलग अलग कंट्रीज के जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो आपस में म्यूचुअल कनेक्शंस रखते हैं, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स होते हैं दे कीप अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज डिप्लोमैट्स। मतलब एक कंट्री में भी तो इतने सारे डिप्लोमैट्स है ना, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग रखना, उनके डिसीजंस को हेल्प करना। देन यू नो foreign service officers are also very play a very important role in taking decisions in foreign policy. So अगर कोई foreign policy से related कोई decision लेने हैं, कहीं बनानी है, तो they also act as an advisor and they play a very important role again in the country's interest of course. जिस भी कंट्री का वो फॉरेन ऑफिसर है वहां की कंट्री के इंटरेस्ट में जो भी बेस्ट पॉलिसी होगी दे ट्राई टू ऑप्ट फॉर दैट. All right, then comes cephalogist. Cephalogists are somehow like a this analysts ही होते हैं ये भी, but they analyze only election के polls या फिर election के जो results होते हैं उनके ऊपर ही रिसर्च करते हैं. ये उनका निश है कि उनको सिर्फ इलेक्शन से या फिर इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको एनालाइज करना है, उनको स्टडी करना है एंड उसके ऊपर काम करना है. सो दीज आर सेफोलॉजिस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सेफोलॉजिस्ट हमारे आसपास में जिन्हें हम जानते हैं बहुत ही कॉमनली वो है प्रणय रॉय जो कि एनडीटीवी फाउंडर है. ही इज अ सेफोलॉजिस्ट. सो नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ पीपल अराउंड अस जिनको हम देख रहे हैं टीवी पे और जिनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, दे हैव somehow taken arts in their career and have excelled in that career option. नेक्स्ट कम ज्योग्राफी. ऑब्वियसली अभी ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स है तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ज्योग्राफी से हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, वेदर,
टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म, सॉइल, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, नदी, पहाड़, सारी चीजें, बॉर्डर्स, इन सब की पढ़ाई अगर कोई कर रहा है तो वो है this person who would be doing BA in geography, या फिर BSc is also available in geography. BSc also again is available, and BSc plays a very important role when it comes to serve for the governments, क्योंकि ये लोग रिसर्च वर्क करते हैं कि कहाँ क्या है. For example, I know a very close friend of mine who she has done, although she has done her BTech, but then she is working under this area only, where geography is a very important part. So basically, let's start with environmental and community planning. तो ज्योग्राफी की जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, ये कहाँ काम कर रहे होते हैं? ये लोग एनवायरमेंट बिल्डिंग में, कम्युनिटी प्लानिंग में, कहाँ क्या होना चाहिए, कितना नो मैन लैंड होना चाहिए, कितना जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, कितना फॉरेस्ट एरिया प्रिजर्व करना होगा, ये सारी प्लानिंग जो करते हैं वो है ये ज्योग्राफी वाले. Then comes the cartography and mapping. Cartography are those people who are making maps basically. All right. Now here one point is कि अगर आपको कार्टोग्राफी या मैप्स बनाना पसंद है और उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो डिजिटल मैपिंग इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, जहाँ पे आपको अब हाथ से मैप्स नहीं बनाने होते हैं, गए वो जमाने. अब तो गूगल मैप्स आ गए हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. तो कार्टोग्राफी प्लस समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So if you have a knowledge of both these things, then it is a very good area and a very good career. तो डिजिटली हम उसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं आप सब जानते हैं. गूगल मैप्स इज अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस. अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर डेवलपमेंट में है. एंड हियर इज अ प्लेस जहाँ पे कार्टोग्राफी या मैपिंग्स की जरूरत होती है इन लोगों की जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. देन कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भी कोई डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक है या सुनामी आ रहा है, तो ये जो ज्योग्राफी वाले जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें पता होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट रीजन, तो हम सबको पता है कि वेस्ट रीजन इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम वन साइड मोस्ट ऑफ द पार्ट. तो अगर पानी का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे उसे डील करना है, कोई भी डिजास्टर हो रहा है, सुनामी आ रहा है, या फिर बहुत बारिश की वजह से जो फ्लड्स होते हैं, उनसे कैसे मैनेज करना है, किस जगह पे क्या फीचर्स हैं, किस जगह के क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, जिनको वो यूज कर सकते हैं for the management of disaster. That is called disaster management under geography when it comes about. So I hope that I'm clear about that too. Now डिफेंस एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैं आपको एकदम समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है. हम सभी ने मेरे ख्याल से पूरी मूवी देखी होगी. वहां पे हमने ये देखा होगा कि उसमें एक एक इंसान होता है जो मैप्स बता रहा होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ उतरेंगे, कब उतरेंगे, वहां की क्या ज्योग्राफिकल रीजन है, वहाँ क्या क्या प्लस माइनसेस है. तो ये सारी चीजें जो बता रहा होता है उनको, डिफेंस को या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, आर्मीज को, वो होते हैं ये प्रोफेशनल्स जो ज्योग्राफी पढ़ के गए होते हैं. और ये एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि नॉट एवरीवन नोज कि कहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी है और उसको हम अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ. देन वेदर फोरकास्ट सिस्टम, हम सबको पता है वेदर फोरकास्ट बहुत ही कॉमन है. अगर हमको किसी भी आने वाली बीच में भी एक लहर, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर विंड साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से हमें बहुत पहले से ही इंटीमेशंस आ गए थे कि यहाँ से आ रहा है, ये डायरेक्शन है, इतनी एरियाज को अफेक्ट करने वाला है. तो ये सारा काम वेदर फोरकास्ट का है और ये लोग तभी कर सकते हैं जब वो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. All right, because they have that knowledge. Not everyone has that knowledge. Shipping companies, क्योंकि obviously जब वो शिप कर रहे हैं सेल, तो पानी में उन्हें जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है वो है ज्योग्राफी. और कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ उन्हें पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, चाहे वो शिपिंग वाटर पे हो रही हो या फिर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हो, मैप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑलराइट, ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल ज्योग्राफर. तो पॉलिटिकल ज्योग्राफर का बेसिक काम है कि
वही पॉलिटिकल मैप्स बनाना, समझना कि किसकी कितने एरियाज है, लाइंस है, व्हाटएवर बॉर्डर्स हैं, ये सारी चीज समझना. एंड हियर ऑल्सो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एरिया ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि अब कुछ भी हाथ से नहीं बनता, सब कुछ कंप्यूटर पे है. All right. So I hope I'm clear on this part of geography. Let's talk about next career cluster, which is anthropology. What is the anthropology? Anthropology is the study of study of origins. हमारे पूर्वज, हमारे जो हम बोलते हैं कि हम बंदर थे, ये सब किसने ढूंढा? ये वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये ढूंढा, जो हिस्ट्री भी निकाल रहे हैं और समझ रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है. तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर टाइम्स, ओवर ईयर्स, की किस तरह से हम लोगों ने रिएक्ट किया है. सो इफ यू वांट टू मेक करियर्स जहाँ पे आपको अगर क्यूरियोसिटी है ये जानने में कि हमारा ओरिजिन कैसा है, या किसी का भी deep, if you want to go deep dive into that, then you can go ahead and take BA anthropology or BSc anthropology. Again, research work, as I said, BSc is more about research work mostly, वरना BA और BSc almost same है. तो इसमें रिसर्च होती है जहाँ पे हम समझते हैं कि कहाँ से क्या आया था, कब क्या हुआ था, फ्यूचर के बारे में, सॉरी पास्ट के बारे में, डेट्स, ईयर्स, कब कहाँ, इवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमन बीइंग का, या फिर किसी भी आसपास की चीजों का. इन सारी चीजों की पढ़ाई अगर करनी है तो दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी. नाउ वेयर कैन यू गेट जॉब्स अंडर एंथ्रोपोलॉजी? यू कैन बी वर्किंग अंडर रिसर्च डिपार्टमेंट. यू कैन वर्क एज एन एजुकेशनिस्ट, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, या फिर स्कूल लेवल पे भी. फॉरेंसिक में भी दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ खोदते खोदते कुछ पुरानी चीजें बाहर आ गई, तो यहाँ पे ये लोग काम आते हैं. तो दे एक्ट लाइक दैट ऑल्सो. देन म्यूजियम क्यूरेटर्स. अब म्यूजियम में काफी सारी चीजें रखी होती हैं जिनको प्रिजर्व करना होता है, जिनके अंदर बहुत सालों से, 5,000 सालों से भी कई चीजें रखी होती है, लेकिन उन्हें इतने सालों तक मेंटेन कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें म्यूजियम क्यूरेटर बता सकता है, उसकी पॉलिसीज बता सकती है. मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर. एंथ्रोपोलॉजी में again marketing, as I told you, because it is related to human beings, it plays a very important role कि marketing में हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं. then international development में भी आप कर सकते हो, क्योंकि there are different, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सभी जगह ये रिसर्च वर्क किया जाता है. कोलैब्स होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं, जहाँ पे वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. तो कैसे ये इवॉल्व हुई, सबकी अपनी हिस्ट्री और पुराना सबका कुछ रहा होगा. तो उन सारी चीजों में भी अगर आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दिस वाज अबाउट एंथ्रोपोलॉजी. नेक्स्ट कम हिस्ट्री. हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी. अभी जो हमने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा था वो था इवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, या इवोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट या ओरिजिन जो था उसका. बट हिस्ट्री इज इवोल्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी. कैसे हमारी सोसाइटी ओवर ईयर्स, टाइम्स, इवेंट्स के अंदर अलग अलग टाइम पे किस तरह से वो चेंज हुई, कैसे उन्होंने किया. जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, हमें पता है हम गांधी जी के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, स्टोन एज पढ़ रहे होते हैं, हम उसके पहले रामायण महाभारत के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं. तो हिस्ट्री इज एवरीथिंग. हिस्ट्री के बारे में हम सब जानते हैं. किसी को ये बोरिंग लगता है और किसी को बहुत अच्छा. जिनके लिए ये बहुत अच्छा लगता है उनके लिए जो कुछ करियर्स यहाँ पे हैं, जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज है हमारे आसपास में, उनको बचा के कैसे रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा था रिसेंटली कि ताजमहल पीला पड़ रहा है, ये सुनने में आया था. तो पीला पड़ रहा है, ये किसने बताया? ये वो रिस्टोरर है या फिर ये वो हेरिटेज प्रिजर्वेशन प्रोफेशनल है जिसने ये बताया. या म्यूजियम क्यूरेटर, जो म्यूजियम को डेकोरेट करके रखता है, या म्यूजियम कैसे संभालना है, किस तरह से वो पुरानी चीजों को रखना है, ये सारी चीजों की अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको म्यूजियम क्यूरेटर बोलते हैं, अगर वो ऐसे वर्क कर रहा है तो. आर्किविस्ट मतलब समवन हु सेव्स एंड रिजर्व्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, कुछ पेजेस होंगे जो कि हमें समझने हैं, तो वो सारी चीजें जो प्रिजर्व करते, इतने पुराने पेजेस हैं, उनको प्रिजर्व करना इतना आसान काम नहीं है. तो उनको जो भी प्रोसेस लगता है सेव और प्रिजर्व करने का, दैट इज टेकन केयर बाय आर्किविस्ट.
देन आर्ट डीलर, आर्ट सिट्रिक एंड आर्ट गैलरी डायरेक्टर। अब इन रॉ लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलूं, अगर हमारे सामने एज ए ह्यूमन बीइंग के सामने दो पेंटिंग्स एक जैसी लाके रख दी और बोला कि आप ढूंढो इसमें से रियल मोनालिसा कौन सी है और आर्टिफिशियल कौन सी है, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है समझना। लेकिन एक आर्ट डीलर, एक हिस्टोरियन इसको जरूर समझ सकता है एंड ही कैन गिव यू द बेस्ट वैल्यू ऑल्सो फॉर दैट। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो एंटीक है या कुछ है, तो उसमें जो डील करते हैं वो ये हिस्टोरी वाले पीपल है, उनको समझ है क्योंकि कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। Alright. Other than that, you can also be into books, writing books, journals, and documentary editors. अगर अब हम देखें तो these people are playing a very important role जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड रहा है। हम देख रहे हैं आजकल कितनी सारी ऐसी मूवीज आ रही हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो पद्मावत हो, या फिर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो हिस्ट्री के ऊपर आधारित है। तो ये जो हिस्ट्री का पूरा जो सीन है, कैसा था, क्या था, स्वभाव क्या था, नेचर क्या था, ये सारी चीजें जो पूरी स्टोरीज है, जो अगर जो भी चीजें डॉक्यूमेंट कर रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ही इज एक्सप्लेनिंग दैट प्रोड्यूसर जो फिल्म बना रहा है या जो वो डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहा है उसको ये समझा रहा है कि कैसे ये सीन पूरा हुआ था एंड व्हाट वाज द स्पेशल एफर्ट्स इन दैट। Alright, so this is also one thing which you can look forward to. Then becomes an independent researcher and consultant. Again, as an historian, you can work independently on different projects. You can do your own research and become a consultant also. What can you do in history? You can become BA in history, BA in ancient Indian culture, then BA in ancient Indian history and archaeology, then BA in archaeology and museology. तो ये सारे जो डिग्री कोर्सेज है दैट कैन बी डन अंडर बीए. सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री. नेक्स्ट कम इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एज वी ऑल नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट is a very important thing around us, क्योंकि इकोनॉमिक्स जहाँ है वहाँ पे पैसा, हाँ, डिमांड, सप्लाई, everything is into everything we need to consider and everything is into mind. So basically इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं. इकोनॉमिक्स इज a study of production, distribution, consumption of any good or a services. हाँ, अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट है तब भी आपके पास इकोनॉमिक्स है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स है तब भी आपके पास इकोनॉमिक्स का स्कोप है. So again, you can be into both of these things. So as an economics, if you have opted as a career, so what can you do? Economic research and advisory. Economics, again I'm telling you, it's a not only theory subject, it is more of practical subject also, जहाँ बहुत सारे numbers होंगे, GDP कैलकुलेट करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, समझनी है चीजें कि छोटे लेवल पे काम कैसे हो रहे हैं, बड़े नेशनल लेवल पे कैसे हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली कैसे हो रहे हैं. ये सारी चीजें जो समझते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वो है इकोनॉमिक रिसर्च एंड एडवाइजरीज. ये लोग पब्लिक पॉलिसीज भी बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कितना जीएसटी होना चाहिए फॉर एग्जांपल, कितना टैक्स होना चाहिए, ये सारी चीजें कैलकुलेशन करते हैं. तो जब अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स रिलेटेड विद कॉमर्स ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन है. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स से ही आप इकोनॉमिक कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम बीए इकोनॉमिक्स. सो व्हाट, ठीक है. नेक्स्ट इज बैंक कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स, जो बैंक्स में लगता है सेम है, क्योंकि अब जब जब आप पैसे का लेन देन समझ रहे हो, तो चाहे वो बैंक हो चाहे कॉर्पोरेट हो, वो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एंड यू कैन बी पॉलिसी मेकर्स एंड हेल्प देम अंडर दैट. So you can also be hired by banks or corporates as an economist. Then microeconomics. Microeconomics basically is a study of study of basic elements of individual markets. You can see, तो individual level पे कि demand supply कैसी हो रही है छोटे छोटे markets में, the study of that is microeconomics. Then macroeconomics is study of economy as a system of a whole. Like अगर GDP calculate करना है, या फिर हमारा ग्रोथ, कंट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है, कितना इंपोर्ट का परसेंटेज है, कितना एक्सपोर्ट का परसेंटेज है, इस तरह की जो पॉलिसीज है, कितना प्रोडक्शन है, कितना परसेंट एग्रीकल्चर हो रहा है, इन सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट, करेंसी, इन्फ्लेशन,
economic growth, etc. These all things can comes under macroeconomic. तो national level पे जो policies बनती है economics की, that comes under macroeconomics. So if this is something which fascinates you, then you can go ahead and take economics as your subjects. Again, economics can be opted with maths or without maths. It's not compulsory कि आपको maths होना जरूरी है अगर आपको economics पढ़ना है तो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप research work में जाओगे, a lot of numericals would be there. All right, but as far as taking admission is concerned, you can go ahead and take the admission. Then come data science, computational economist, जहाँ पे डेटाज है बहुत सारे. जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कोई एनालिसिस होता है या फिर डेटा एनालिस्ट है या डेटा साइंस का जहां बात आ गया, वहां पे ये है कि बहुत सारा डेटा आपके पास है, आपको उस डेटा को स्टडी करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसका कंक्लूजन देना है. तो ये सारी चीजें डेटा साइंटिस्ट के अंदर आ गई, जो कि अगर आपको कोई भी कंपनी है जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही है या फिर इस तरह के रिसर्च कर रहे हैं, यू कैन बी हायर्ड बाय देम. देन कम्स बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिसीज अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कैसे उस पे रिएक्ट करेंगे, इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी, नॉट ह्यूमन बीइंग बट इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी. अगर किसी पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी. हम देखते हैं कि कई बार कुछ न्यूज आती है जिसकी वजह से शेयर मार्केट ऊपर होता है, नीचे होता है, लॉसेज होते हैं कंपनीज के अंदर. तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ. देन कम इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स आई एम श्योर कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बट इकोनोमेट्रिक्स इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेटा by using statistical data and understanding relations between the data. मतलब अगर कोई भी स्टडी करना है इकोनॉमिक्स की डेटा पे, कोई भी एक हमारे पास में, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में जीडीपी, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास में जीडीपी का डेटा है पिछले 20 साल का, 50 साल का या 100 साल का, कि कहाँ इंडिया था और अब कहाँ है. अगर उसका डेटा को हम स्टैटिस्टिकली समझें और उसको किसी और डेटा के साथ रिलेट करने की कोशिश करें, तो ये जो सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स भी इसके अंदर यूज हो गया आपका, इन सब का रिलेशनशिप फाइंड करने में, तो दैट इज कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स. अगेन इफ यू कैन फाइंड, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनोमेट्रिक्स. तो अगर आप स्टैटिस्टिशियन हैं, अगर मैंने आपको बोला था जब हमारी साइंस का वर्कशॉप था तब, कि यू कैन एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, और उसके अंदर इकोनॉमिक्स वाज आल्सो अ मेजर रोल. तो इकोनॉमिक्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि डेटा साइंटिस्ट या साइंस लेने के बाद आप इंजीनियरिंग में या इसी में जाएं. यू कैन बी एन इकोनॉमिस्ट एज वेल. ऑलराइट. Then comes geo and environmental economist. तो ये वो इकोनॉमिक्स है, जियो मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो इकोनॉमिस्ट काम करता है, वो पर्टिकुलर रीजन के बारे में जो स्टडी कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में, चाहे वो एक छोटा गांव हो, एक शहर हो या फिर एक रीजन हो, तो उनको बोलते हैं एक जियो इकोनॉमिस्ट. देन एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो ये हमारे जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी स्टडी करना, उनको प्रिजर्व करना, उनका कितना लेवल तक एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं कि वो हार्म ना हो, तो दैट कैन बी डन. देन कितना हमें यूज करना है, कितना रीयूज करना है. ये प्लास्टिक जो हम लोग बार बार अब आजकल बोल रहे हैं कि प्लास्टिक हटाओ, इट इज इफेक्टिंग, इट इज इफेक्टिंग, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. रीयूज इट, हाउ थिंग्स कैन बी रीयूज, सो दैट इज ऑल्सो comes under economics, and where environmental economists play an important role. So I hope I'm clear on this economics part. अब रही बात कि economics में हम कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं. So BA economics, BA economics honors, BA in corporate research, it can be microeconomics, and BA in academic research, which is macroeconomics. Then BCom in economics can be done. All right. So this was about economics. Now comes arts. Okay. So arts के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि पेंटर, सिर्फ पेंटर ही आता है, ड्राइंग, स्केचर, है ना. तो वो वही है. आर्ट्स मतलब
उसमें भी 3-4 अलग अलग कैटेगरीज है, लाइक फाइन आर्ट्स विच इज बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, जिसमें हम ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग ये सारी चीजें सीखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो ड्राइंग अभी आप इस लेवल पे कर रहे हैं वही हो, लेकिन इट इज अ स्टडी ऑफ छोटी छोटी टूल्स या छोटी छोटी टेक्निक्स या बड़ी टेक्निक्स, कुछ भी बड़ा बनाने के लिए भी ये सारी चीजों की पढ़ाई जो करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स जो आप कर सकते हो प्रॉपरली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू ड्रॉइंग, इफ यू आर आर्ट्स पर्सन, या अगर आपका स्पेशल, अगर आपने देखा होगा साइकोलॉजिकल रिपोर्ट में, साइकोमेट्रिक रिपोर्ट में, जिनका स्पेशल बहुत अच्छा है, जो बहुत आर्टिस्टिक लोग हैं, वो लोगों का यहाँ पे आर्ट्स में दे कैन अप्लाई इनटू दिस। ठीक है, सो फाइन आर्ट्स इज अ वेरी कॉमन थिंग वी ऑल नो, बट जो नहीं पता है वो ये है कि इनकी भी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है ताकि हम वो बड़ी टाइप के आर्टिस्ट बन सके। वो ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे कुछ कर लो खाली। देन कम्स परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग मतलब हमें कहीं परफॉर्मेंसेस देने हैं, तो देर आर मेनी वोकेशनल कोर्सेज ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड टेक BA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइक BA इन डांस, BA इन म्यूजिक, इन सिंगिंग। तो जहाँ हम खुद एज अ पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं, इट कम्स अंडर दैट। तो BA अगर आप डांस कर रहे हो तो यू विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस, अगर आप म्यूजिक कर रहे हो तो यू विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। अगेन BE साउंड इंजीनियरिंग भी होता है, BA म्यूजिक भी है। सो इफ यू वांट टू क्लब यू कैन थिंक अबाउट इट, BA इन सिंगिंग, BA म्यूजिक। ऑलराइट, देन कम्स विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट मतलब जो भी हमको देख सकते हैं। विजुअल आर्ट्स नाउअडेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्लाइड मैंने बनाई है तो इसमें कितना विजुअल आप समझ रहे हो ना, कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बन डाला है जहाँ पे सब कुछ कलरफुल दिख रहा है, बिकॉज इट्स एन आर्ट्स। अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री की कोई चीज चिपका देती तो आपको लगती है क्या है, क्या लिखा है स्लाइड में, कौन सा पिक्चर लगा है। तो ये जितना भी विजुअल चीजें हैं उस पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, वो होते हैं विजुअल आर्टिस्ट। ओके, तो यू कैन बिकम बैचलर्स इन विजुअल आर्ट्स। तो आप उसके अंदर कहाँ करियर बना सकते हैं? प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफिक, फिल्म एंड वीडियो मेकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आजकल बहुत सारा चल रहा है, कंटेंट राइटर्स, देन ऑनलाइन आपके बहुत सारे पैम्पलेट्स बनते हैं, डिजाइनिंग वर्क होते हैं। तो इधर आप सीखते हैं अलग अलग वेराइटीज ऑफ हाउ कैन यू डिजाइन, व्हाट शुड बी द थ्योरी दैट शुड बी यूज्ड, किस तरह से डिजाइन करना है, कलर कौन से यूज करना है, पिक्चर्स कौन से यूज करना है, क्या साइज होती है, ये सारी चीजें आप विजुअल आर्ट्स के अंदर पढ़ सकते हो। ऑलराइट, सो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर करियर है। इसके अंदर बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। इफ यू वांट टू गो अहेड एंड चेक, ऑब्वियसली यू कैन गो एंड डू दैट। देन कम अप्लाइड आर्ट्स। अप्लाइड आर्ट्स मतलब यूजिंग क्रिएटिविटी इन एप्लीकेशन। यानी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बस डिजाइन ही बनाना है, बट आपको उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी करना है। So it's using creativity in application based on field, a particular field or a particular career. For example, अगर industrial design की हम बात कर रहे हैं तो we would be designing only a specific product. For example, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो those who are a manufacturer of a fan, तो हाउ कैन यू डिजाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंस, हाउ कैन यू डू दैट, अलग अलग वेराइटी, किसी में लाइट होती है, किसी में खींचने वाला होता है, किसी में रिमोट होता है, किसी में कलरफुल होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय दीज पीपल जो वो उसको डिजाइन कर रहे होते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब क्या है। Then comes fashion designing. We all know कि fashionable चीजें बनाना, and then making actual outfit out of it, actual dress बनाना है उससे, तो that comes under fashion designing. And then interior designing, जहाँ पे आपको घर सजाना है. Generally, architecture and interior designers go hand in hand, and there are many vocational, diploma, certificate courses also, which are available in different forms of arts. So you can check that also. Then industrial कि एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम अगर हम आर्ट्स में कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर हाँ, अगर हम अप्लाइड आर्ट्स में कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्रियल आर्ट्स है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल, these we have also seen in the engineering background, जहाँ पे you can be a textile engineer,
यू कैन बी एन आर्किटेक्चर, यू कैन बी एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइनर ऑल्सो। इनके लिए अगर टेक्निकल नॉलेज है तो हमको PCM लेना होगा, ऑल राइट, at 11 and 12 में, and PCM people can go ahead and take this option. अगर वो फैशन से रिलेटेड है तो वो फैशन में फैशन डिजाइनिंग आ गया, इंटीरियर डिजाइनिंग आ गया, फुटवेयर डिजाइनिंग आ गया, एसेसरी डिजाइनिंग आ गया. दीज आर ऑल नॉन टेक्निकल, बट येस दे डू रिक्वायर प्रॉपर टेक्निक्स टू परफॉर्म और टू परस्यू दिस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि आपने हाथ से कुछ भी बना दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है. बस इतना ही डिफरेंस है कि इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग जितना भी एप्लीकेशन बेस्ड है वो सारा टेक्निकल है, और फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग दीज आर नॉन टेक्निकल बट दे रिक्वायर स्पेशल स्किल्स ऑल्सो. हाँ, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो कि है गेम एंड टॉय डिजाइन, जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स देयर इन द, ओके इट विल बी देयर. तो दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे जो भी डिजाइनिंग के अंदर आएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस फॉर ह्यूमैनिटीज एज ऑफ नाउ. So अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो देर आर मेनी कॉलेजेस, गुड कॉलेजेस ऑल्सो हु आर गिविंग अस दिस these courses. St. Paul, Loreto, St. Xavier's College. St. Xavier's College is in Kolkata, Ahmedabad, Goa, Mumbai, everywhere it is there, and they are very good. TISS, Sophia College, Mumbai. Lady Shri Ram College, JMC, Gargi, Kamala Nehru College in Delhi. Stella Maris, Presidency College in Chennai. Indian Institute of Psychology and Research, then Christ University, Bangalore. ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक और चीज, अगर आपको IIT में जाना है तो if your dream is to be into IIT, then you can also go and take a 5 years integrated course in IIT Madras. So those who dream about IIT, जिन्होंने किसी भी तरह से जाना है, this is also can be an alternative way. ठीक है. Then colleges in Western India are KJ Somaiya, Ram Narayan Ruya College, Ferguson College, Symbiosis, Mithibai, NM, HK Arts College in Ahmedabad, Gujarat Arts and Commerce College, again in Ahmedabad. So these are the colleges specifically in the Western region जो आप देख सकते हो. And you can obviously apply for this. Now let's talk about design. तो डिजाइन में there are two types. If you see डिजाइन एक्चुअली में है क्या, सबसे पहले तो डिजाइन है, अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो, इवन इफ यू आर सीइंग ये स्लाइड भी अगर आप देख रहे हो, तो इट कैन बी अ टेंजिबल प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय. अब आप, ये तो हमारा सॉफ्टवेयर है, बट अगर हम मार्केट में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कुछ भी जो चीज हम खरीद सकते हैं, दैट इज कॉमर्स. ठीक है. देन इट हैज टू गेट मैन्युफैक्चर्ड समवेयर. अगर हमने कोई चीज को खरीदा है मार्केट से, उसको बनाया होगा कहीं पे, किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, चाहे वो एक छोटी पेंसिल ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पिन ही क्यों ना हो, चाहे वो एक सुई ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में या किसी ना किसी इंडस्ट्री में बनी होगी. ठीक है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वो प्रोडक्ट को मार्केट में उसको बनाने के लिए कोई ना कोई इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए होंगे, बट उससे भी पहले क्या हुआ होगा, उसको पेपर पे हमने डिजाइन किया होगा कि ये इस तरह का ये एक प्रोडक्ट होना चाहिए. ठीक है. तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है किसी भी कंसेप्ट की, उसको डिजाइन करने से. अब आप खुद देखो, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम सबसे पहले पेपर पेन लेके ये देखते हैं कि हमको कैसे उसको बनाना है, किस तरह से करना है, फिर हम मटेरियल लाते हैं, उसको बनाते हैं, एंड देन वी गिव इट फॉर द एग्जीबिशन. सो इट इज द सेम वे. ऑलराइट. नाउ करियर ऑप्शंस इन डिजाइनिंग, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये कि इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग क्या है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, टॉय एंड गेम डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन. इसमें यूजी एंड पीजी दोनों होते हैं. ये टेक्निकल कोर्सेज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है, फैन का एग्जांपल दिया था, उससे हमें डिजाइन करना होगा. सिरेमिक एंड ग्लास, हमें पता है कितनी क्रॉकरीज हम यूज करते हैं, कितने टाइप के ग्लासेस हैं, कितने तरह के शो पीसेस रखते हैं, तो ये सारी चीजें जो डिजाइन करते हैं, दीज आर सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइनर्स. देन कम्स टॉय एंड गेम डिजाइनर्स. सो टॉय एंड गेम डिजाइनर्स में अगर आपने देखा होगा आजकल
पहले क्या पहले भी होता था, पर आजकल उसका एक्सपोजर ज्यादा है। हम अलग अलग तरीके के टॉयज देख रहे हैं मार्केट में, जैसे जो कि DIY टाइप्स के हैं, लेगोज है, फ्लिंट बॉक्स से हैं। देन देयर आर मेनी गेम्स जो कि स्टेम बेस्ड है, उसमें लिखा होता है कि दीज आर स्टेम बेस्ड क्रिएटिविटी बॉक्सेस। देन बोर्ड गेम्स है। तो ये सारे जो गेम्स है, ये कोई ना कोई तो डिजाइन करता है, और फिर वो जब अप्रूव होता है, ट्रायल होता है, उसके बाद में मार्केट में आता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर। अब हम देखते हैं अलग अलग तरीके के रोज खिलौने आते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ आती है। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। जो भी, अगर हम देखें कि किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन, कार्स, ये सारी चीजें, एक मैकेनिकल इंजीनियर उसकी मशीन बनाएगा, ठीक है, लेकिन उसको अंदर से डिजाइन करना है, उसको सजाना है, उसका प्रोडक्ट डिजाइन करना, उसका इंजन डिजाइन करना, ये सारा काम उसी का होता है। देन कम्स फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन। तो फर्नीचर, हम सबको पता है इंटीरियर डिजाइनर्स क्या करते हैं, अंदर फर्नीचर किस तरह का कहाँ होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल डिजाइन में आती हैं। एंड दीज आर टेक्निकल करियर्स बेसिकली, राइट। देन कम्स कम्युनिकेशन डिजाइन। कम्युनिकेशन डिजाइन मतलब जिस ऐसे डिजाइन जिससे हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, ऑब्वियसली ग्राफिक, कोई भी ग्राफिक्स बना के मैं मेरे पास तो नहीं रखूंगी ना, मुझे वो किसी को देना है ताकि वो अपना मैसेज दे सके, कम्युनिकेट कर सके। तो ग्राफिक डिजाइनर्स डू दैट वर्क। एनिमेशन डिजाइन, देन फिल्म डिजाइन, फोटोग्राफी। तो ये जो फोटोग्राफी आप देख रहे हो अभी PPT के ऊपर, ये भी एक तरीके का डिजाइन है, किसी ने तो ये फोटोग्राफ खींचा होगा किसी इंटेंशन से। तो ये कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें ये कम्युनिकेशन डिजाइन वाला, they understand that and they are into that only. Next comes fashion design. अब ये फैशन मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हम पहनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक मेल हो, फीमेल हो, या कोई बच्चा हो, या कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर कोई आजकल फैशनेबल कपड़े पहनता है या फैशनेबल चीजें पहनता है। तो व्हाट कैन कम अंडर दैट? इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स, अपीयरल डिजाइन हो गया, लेदर डिजाइन, निटवेयर मतलब हमारे जो स्वेटर्स या विंटर वेयर्स बनते हैं, वो भी सब डिजाइन होते हैं। टेक्सटाइल डिजाइन इज अगेन अ टेक्निकल थिंग। हमने देखा है टेक्सटाइल इंजीनियर्स जो होते हैं, वो लोग टेक्सटाइल डिजाइनिंग करते हैं, किस तरह का प्रिंट चलेगा मार्केट में, नए नए प्रिंट्स आते हैं मार्केट्स में, तो ये सब टेक्सटाइल डिजाइनर्स का काम है। एंड देन एसेसरी डिजाइन। एसेसरीज मतलब चाहे वो बेल्ट हो, पर्सेज हो, या शूज हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें भी कोई ना कोई डिजाइन कर रहा होता है। सो वी हैव अ डिजाइनर फॉर एवरीथिंग। इवन एक घड़ी को भी एसेसरीज में डाल दो तो घड़ी भी डिजाइन करनी है, चूड़ी डिजाइन करनी है, क्लचर्स डिजाइन करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो डिजाइन पर, जो भी चीजें हम पहन रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट टू। If you have any queries till this point, please post it in the comment section. All right. Now let us talk about the top colleges. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, NID, जिसको हम बोलते हैं, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। दे हैव देयर इंस्टीट्यूट्स इन अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र एंड विजयवाड़ा। देन IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी एंड IIT दिल्ली. You can also go ahead in IITs in a non-engineering course, which is designing by UCED. All right. तो अगर आपको IIT में जाना है तब भी आप you can use designing as your choice if you are interested in to. ठीक है. Then comes Symbiosis Pune, जिनका खुद का एग्जाम है SET. Then MIT Pune, जिनका खुद का एग्जाम है DET. Then School of Design, University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, UCID and UPESDAT is an entrance exam. Central Institute of Technology, Kokrajhar, Assam, UCID. Other exams in design acceptable in various industries, अगर आप देखेंगे तो वो है NIFD entrance exam, UCID, SEED, 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 MIT, IB, DAT, ठीक है. Then Pearl Academy entrance exam, Bombay, Delhi, Guwahati, Kanpur, Hyderabad has been offering master courses also in designing. So there are not only bachelor courses, but there are many master courses also which are available in different in different parts of the countries in designing. So I hope I'm very clear and you might have got many insights and many options in design also.
देन कम्स फिल्म एंड वीडियो डिजाइन। तो इसकी टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? तो FTII पुणे, सत्यजीत रॉय फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता, विस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट मुंबई, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म दिल्ली, NID अहमदाबाद, सृष्टि बैंगलोर, IDC IIT बॉम्बे, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता. St. Xavier's College, again, I'm telling you, it is available everywhere, Ahmedabad and everywhere. So you can go and check with the courses. Framework Academy, Mumbai. Digital Academy, Chennai, Delhi and Mumbai. Then School of Audio Engineering is Bangalore. तो यहाँ पे आप क्या क्या सीख सकते हो? That is, you can learn direction, cinematography, editing, sound direction, camera, साउंड एंड एक्शन, जो भी चीज आप सोच सकते हो, जो भी चीजें आपने कभी भी मूवीज में भी देखी हो, वो सारी चीजें अगर सीखनी है तो वी कैन गो अहेड एंड चेक दैट. सो कैमरा, साउंड एंड एक्शन डायरेक्शन, वीडियो कम्युनिकेशन, डिजिटल वीडियो कम्युनिकेशन, देन वीडियो डिजाइन, मास कम्युनिकेशन, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, ऑडियो इंजीनियरिंग एंड क्रिएटिव मीडिया. सो ये सारी चीजें हैं जो हम इसमें देख सकते हैं. These are the famous and top universities into film and video designs. So I hope you have got a real insights on how can you look at admissions after 12th in UGs. ठीक है. देन फैशन डिजाइनिंग के कुछ बेस्ट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. दे हैव 16 campuses all over India and they have their own entrance test which is NIFT. Then ISDI Mumbai, Pearl Academy Mumbai, Symbiosis Pune which takes admission through SET, MET University Kolkata and Footwear and Development Institute is in Kolkata also. So आप देखेंगे कि फुटवेयर्स के लिए भी स्पेशल कॉलेजेस एंड स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल है जो हमें नहीं पता होते हैं, जिनके बारे में हम नहीं सोचते हैं. ठीक है. Then this was all about humanities. So if you have any queries till this point, please do let me know in your chat section or comment section. अब अगर हम बात करें तो there are many courses which one can opt from arts. These are called neutral careers. जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि कैसे there is a link between some of the degree courses which you can pursue from humanities or commerce, but they are available from all the streams. So these are those careers. Neutral careers are those careers. These are available from all the streams irrespective of that. So arts, commerce and science, for all of them, these are open. Mass communication and journalism, law, hotel management, Indian Armed Forces, civil services and teaching. तो ये कुछ कोर्सेज, ये कुछ careers हैं जो आप न्यूट्रल careers हैं जो आप सोच सकते हो even if you are a humanity background people. इनके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो we have discussed that in our earlier session. You can go ahead and check with careers in the west region for commerce and neutral careers. Then a very brief बहुत ही जल्द डिटेल्ड एक ये स्लाइड है जिसके अंदर लिखा है few other premier colleges offering arts and humanity courses और 3 years BBA के कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं. ठीक है. तो कुछ वेरी गुड कॉलेजेस जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हैं वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, लेडी श्रीराम कॉलेज हमने पहले भी बात की, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, लॉयला कॉलेज चेन्नई, मिरांडा कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, केजे सोमैया कॉलेज मुंबई, जेसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर, जादव यूनिवर्सिटी कोलकाता, केसी कॉलेज मुंबई, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन इन मुंबई, देन बनस्थली विद्यापीठ जयपुर, मिठीबाई कॉलेज मुंबई, अशोका शिव नगर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, देन क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर. तो ये वो सारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आर्ट्स के सारे काफी सारे पॉपुलर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. एंड द प्रोग्राम्स could be 3 years program degree courses. They can be social science, economics, geography, sociology, psychology, languages, comparative literature, political science, philosophy, history. Then bachelors of mass media,
bachelors of mass communication, bachelors of journalism, bachelors of mass communication and journalism, and then performing arts. So admissions is on the basis of 10 plus 2 marks, and foreign nationals can also apply here separately. So these are the major colleges which one can think about and make their career in different BA courses as well. लैंग्वेजेस हम लोगों ने इसमें नहीं लिया है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज. तो अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो किसी भी रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश ही नहीं, कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. मेड हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, whatever it could be, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज के अंदर भी हम एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अंडर बी, एंड वी कैन एक्चुअली take it ahead as a for our for our graduation, then post graduation, and we can also do PhD in that particular language. All right. So this was all about careers in humanities. Now I just want to take you if you have any queries till this point, please let me know. Just let me know if you have any queries. But before we go ahead, मैं कुछ ऐसे ऐसी कुछ धारणाएं हैं जो ह्यूमैनिटीज को लेके बहुत ही कॉमन है लोगों में, उनके बारे में बताना चाहती हूँ, और उनको मैं गलत भी प्रूव करके बताऊंगी. ऑलरेडी हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं, और कौन से ऑप्शंस है मैं आपको बता दूंगी. ह्यूमैनिटीज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क. अभी आपको सच में ये लगता है कि दैट यू डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क आफ्टर लुकिंग एट सो मेनी करियर्स, जहां पे आपको एक्चुअली में जो वर्ल्ड को, उनके कल्चर को समझ के उनके हिसाब से काम करना है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्ग मिथ व्हिच एवरीवन हैज. Students who are not serious choose this stream. Humanities is an easy stream, not at all. You can see, there is a lot of research, lot of analysis, lot of things that you need to consider. है ना? Then teaching and home science is the only profession after humanities degree. Do you really think so? क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी इतने सारे चीजें डिस्कस की हैं, इतने सारे करियर्स डिस्कस किए हैं अबाउट ह्यूमैनिटीज. यू नीड एन इनबॉर्न टैलेंट टू बी गुड एट दीज सब्जेक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दिस इज स्पेशली व्हेन यू आर इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स या किसी भी तरह की फाइन आर्ट्स में, तो लोगों का बोलना होता है कि अरे आपको आता ही क्या है, हमने तो ड्राइंग इतनी बेकार है. लेकिन it is not about that. If you have interest in that particular, for example, if you have interest in drawing, then learning those techniques will give you that talent, and not only your inborn talent will work on these things. All right. So that is also a myth. Then humanities and arts is only for girls. ये एक बहुत ही बड़ा myth है कि अगर आप गर्ल हो तो ही आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ले सकते हो. बॉयज हैव नो स्कोप इन ह्यूमैनिटीज. अभी हमने देखा कि सोशल, डिप्लोमैट्स, फाइन आर्ट्स में, देन डिजाइनिंग में, फुटवेयर, इंटीरियर, सब जगह देयर इज नथिंग लाइक कि गर्ल्स का है या बॉयज का है. इट्स जस्ट अ मिथ. So I hope I could, put some light on what you think about humanities. And I'll prove it to you again. Now, how humanities is changing the world. This is a very important part of our today's session. Ki how humanities is changing the world and how it is getting interconnected with many things. All of us know that we have, right brain hota hai, left brain hota hai. हम लोग कई बार इन सारी चीजों की बात कर चुके हैं, है ना? तो लेफ्ट ब्रेन का जो काम है वो मोस्टली एनालिसिस करना, डेटा, कैलकुलेशंस, टेक्निकल राइटिंग, ये सारी चीजें जो करता है वो करता है हमारा लेफ्ट ब्रेन. और जो राइट साइड का जो ब्रेन है वो बहुत ही क्रिएटिव ब्रेन होता है. इट इज उनको कलर्स, क्रिएटिविटी, फिगर्स, विजुअल्स, ये सारी चीजें पसंद होती हैं. और इसीलिए चाहे हमारा कुछ भी हो, कोई भी चीज हो मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट हो मार्केट में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उस पे ह्यूमन बीइंग कैसे रिएक्ट करेगी या किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगी. तो उसके डिजाइन से लेके उसकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से लेके सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप ही. सिर्फ एक प्रोडक्ट के सक्सेसफुल से कुछ भी बेचने के अंदर सिर्फ इस प्रोडक्ट का टेक्निकल फील्ड काम नहीं आता है. वो प्रोडक्ट कैसा है वो बाद में दिखता है, पहले उसकी
एक्सटीरियर देखी जाती है, पहले उसका लुक देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि दूर से कितनी अच्छी लग रही है, उसको चला के बाद में देखते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट पॉइंट टू, है ना? So technology alone is not enough. It's technology married with liberal arts. Nowadays, we have a very good options available where we can go ahead and check. We can actually opt for liberal arts also. So technology alone is not enough. It's a technology married with liberal arts, married with humanities that yields us the result that makes our heart sing. This is a saying by Steve Jobs. Okay. तो बेसिकली सिर्फ टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा, उसके साथ में हमें ह्यूमैनिटीज का ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में. इट्स इम्पॉर्टेंट. हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू? टीचिंग ह्यूमन बिहेवियर टू रोबोट्स. एआई रोबोट्स हमने पढ़ा, हमने देखा कि कैसे एआई इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इमर्जिंग करियर. एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू आर्ट्स? क्योंकि जब भी आप इन रोबोट्स को कोई कमांड दोगे, उसके लिए उसके बिहेवियर को मतलब उसमें जो कमांड देंगे उसे समझाने के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट की, एक सोशियोलॉजिस्ट की, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, एक लिंग्विस्ट की जरूरत होगी जो उसे बता पाएगा कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, उसको आपको इस तरह से बोलोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा. गेटिंग माई पॉइंट? हम सबने देखा है कि कितने सारे रोबोट्स हैं. सबसे कॉमनली अवेलेबल है एलेक्सा. हम एलेक्सा को इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, वो सब समझती है और उसको रिस्पॉन्ड करती है ना? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट ने ही उसमें फीड करने में हेल्प की होगी. All right. Then building human machines and computer interface. Again, हम लोग ह्यूमन मशीन्स बनाने की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशंस की बात कर रहे हैं. तो ये ऑटोमेशंस जो उन मशीन्स को समझाएगा, वो एक ह्यूमैनिटीज का प्रोफेशनल होगा, जो कि करियर्स लाइक लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोफेशनल कैन हैव देयर careers in that. Then brain computer interface. अगेन कंप्यूटर्स है, उसको कुछ भी समझाना है, यू विल नीड अ साइकोलॉजिस्ट, बी बायो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट हियर. तो बेसिकली हमको कॉग्निटिव साइंटिस्ट और इन सब की भी जरूरत पड़ेगी जहाँ पे ये कंप्यूटर्स को एक्सप्लेन करने की बात आ गई. ऑलराइट. सो सॉल्विंग मेजर क्राइसिस लाइक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड एग्जिस्टर. अगर हमको ये सारी क्राइसिस सॉल्व करनी है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, या फिर एज अ होल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन वी वुड बी रिक्वायरिंग इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, human development department, rural development department, philosopher, then ethist and then human rights वाला जो डिपार्टमेंट है वो. तो इन सब के साथ मिलकर ही हम ये इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफाइन कर पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. मेंटल हेल्थ पे अगर बात करें तो साइकोथेरेपी या फिर जीरियाट्रिक सपोर्ट अभी आजकल ये बहुत चल रहा है. तो इसमें भी अगर हम देखें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि बिहेवियर समझना है पेशेंट का, काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, इन सब की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी. तो इन सारी कंपनीज को इन लोगों को हायर करना ही पड़ेगा, समझे? देन कम्स द स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड स्पेस साइंसेस. अब अगर हम बात करें तो आज हम लोग देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं हम चांद पे जाने की, दूसरे प्लैनेट्स पे जाने की भी. तो जब हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि यहाँ के लोगों को हम वहां लेके जाएंगे, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, उनके किस तरह से वहां की जो जिस भी कंट्री बोल रहे, जिस भी प्लैनेट पे हम जाएंगे, वहां की हिस्ट्री क्या है, वहां पे कैसे लोगों ने सरवाइव किया है, पूरी जो हिस्ट्री है ये कौन निकाल के लेके आएगा? ये वो लोग निकालेंगे जिन्होंने बीए इन क्या किया होगा, जस्ट अ मिनट, बीए इन एंथ्रोपोलॉजी किया होगा, जो समझेंगे कि कैसे हमें ओरिजिन से कोई
कोई भी जगह की ओरिजिन, कोई भी प्लैनेट की ओरिजिन को समझने में और यहाँ के लोगों को वहां पे ले जाके कैसे सेटल करेंगे, इन सारी चीजों पे स्टडी करनी होगी. तो हियर इन दिस वी वुड बी रिक्वायरिंग साइकोलॉजिस्ट, how they will react also is important, sociologist, anthropologist, economist, political scientist, ethist, and many others. So I hope I'm clear on this. Now, what could be the education pathways? Arts, social science, then arts, social science at any good university or college, masters of society and cultural at IIT Kharagpur is there, then masters in developmental studies at IIT Mandi is there, then you can go ahead and take PhD also, है ना. ये इस तरह का पाथवे होगा कि आपने पहले बैचलर्स किया आर्ट्स में, फिर मास्टर्स किया, एंड देन यू आर डूइंग PhD. बट देयर आर मेनी अदर वेज, लाइक लिबरल आर्ट इज अ वे जहां पे आपको, what is liberal art? Basically, liberal art is cross disciplinary education program. क्रॉस डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि आपको फ्रीडम है चूज करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम के, दे आर अवेलेबल एंड यू कैन चूज एनी ऑफ दोज एज per योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, if you want to if you want to study bio with economics, and design, बायो मतलब इस तरह के किसी भी कॉम्बिनेशन से आप पढ़ सकते हो. दिस इज कॉल्ड लिबरल आर्ट. सो दे आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी. अगर आप ट्रेडिशनल पाथ से जाएंगे देन यू हैव टू डू योर बैचलर्स, क्योंकि ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट अदर सब्जेक्ट्स देयर. देन यू हैव टू डू योर मास्टर्स एंड देन यू हैव टू डू अ PhD. तो क्रॉस डिसिप्लिनरी कुछ नहीं हो पाएगा. अगर आप लिबरल आर्ट्स के रास्ते से जाएंगे देन you can go ahead and choose subjects as per your choice. You can design your own career, you can design your own curriculum basically कि हम मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है. ठीक है, तो that is what it is there. Then which are the good colleges in India for liberal arts are Ashoka University, OP Jindal University, Kriya in Chennai, then Flame University in Pune, Symbiosis Pune, Thapar University Patiala, PDPU Ahmedabad, and Shiv Nadar University in Noida. So आप देख सकते हो कि we have universities for liberal arts all over India. And अभी तो यहाँ पे शुरुआत हुई है. There will be many liberal arts colleges in the coming years, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है, including your national educational policies के हिसाब से काफी सारे changes आएंगे और काफी सारे opportunities भी आपके लिए खुलेंगे. Hope you liked the video. And if you have any queries or questions related to any career or any choices, feel free to post comments there in the section and we will reply you back with the options. Also, if you are confused and not sure about which career that you should opt for, we are here to guide you on every step. So, stay tuned and don't forget to subscribe to our channel Passioneer Hub. Bye bye.